नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम भारत के जमीनी लोकतंत्र की एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा पर निकलने वाले हैं। हम सब ने पंचायती राज का नाम तो सुना ही है ना? लेकिन आज हम इसके दूरदर्शी आदर्शों से लेकर इसकी आज की वास्तविक प्रशासनिक सच्चाई को डिकोड करेंगे। एक ऐसा विचार जो बहुत ही ऊंचे आदर्शों के साथ शुरू हुआ था और आज एक विशाल प्रशासनिक तंत्र बन चुका है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के इस विषय की गहराई में चलते हैं। तो आज हम इस पूरे टॉपिक को कैसे कवर करेंगे? सबसे पहले हम इस जमीनी लोकतंत्र की जड़ों को टटोलेंगे, फिर 73वें संशोधन अधिनियम की बात करेंगे, उसके बाद पैसा कानून के जरिए लोकतंत्र के विस्तार को समझेंगे। इसके बाद सबसे बड़ी जो चुनौती है यानी पैसों की, उस पर गौर करेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये पूरा सिस्टम आज भी क्यों जूझ रहा है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 2,39,432। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। भारत में आज इतनी ग्राम पंचायतें काम कर रही हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं? ये आंकड़ा हमें बताता है कि हमारा ये जो लोकतांत्रिक ढांचा है ये किसी महाद्वीप जितना बड़ा है। इतने बड़े स्केल पर किसी भी व्यवस्था को चलाना अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक और जटिल काम है। चलिए शुरुआत करते हैं इसके इतिहास से, यानी जमीनी लोकतंत्र की जड़ों से। इस विशाल सिस्टम के पीछे की सोच को समझने के लिए हमें आज़ादी के ठीक बाद 1950 के दशक में वापस जाना होगा। अब सबसे पहला सवाल, आखिर ये पंचायती राज है क्या? आसान शब्दों में कहें तो ये भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का एक ऐसा सिस्टम है जिसे एकदम ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र बनाने और गांवों के विकास की जिम्मेदारी दी गई है। मतलब ये सिर्फ कोई सरकारी ऑफिस नहीं है, बल्कि सत्ता को सीधे आम लोगों के हाथों में सौंपने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर काम कैसे करता है? इमेजिन कीजिए एक 3 मंजिला इमारत। 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी ने बिल्कुल यही प्रपोज किया था। सबसे नीचे गांव के स्तर पर होती है ग्राम पंचायत, फिर बीच में ब्लॉक के स्तर पर पंचायत समिति और सबसे ऊपर जिले के स्तर पर जिला परिषद। इसका सीधा सा मकसद था कि पूरे लोकल गवर्नेंस को एक दूसरे के साथ बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से जोड़ा जाए। और ये सब रातों रात नहीं हुआ। दशकों तक इस पर बहुत बहस हुई। 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी से लेकर 1978 में अशोक मेहता कमेटी तक, जिन्होंने पंचायतों को टैक्स लगाने के अधिकार की बात कही। फिर 1985 में GV राव कमेटी आई, जिसने बढ़ते हुए नौकरशाहीकरण को लेकर वार्निंग दी। और फाइनली 1986 में LM सिंघवी कमेटी ने कहा कि भाई इसे संवैधानिक दर्जा देना ही पड़ेगा। इसी सफर के बीच 1985 में GV राव कमेटी ने एक बहुत ही गहरी बात कही थी। उन्होंने इसे कहा था, बिना जड़ों की घास। क्या जबरदस्त रूपक है ना? वो ये बता रहे थे कि कैसे ऊपर से थोपी जा रही ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही असल में जमीनी स्तर पर इस लोकतंत्र को खोखला कर रही थी। संस्थाएं बस नाम की रह गई थी, उनकी असली ताकत छिनती जा रही थी। और फिर आता है 1992 का वो टर्निंग पॉइंट, 73वां संशोधन अधिनियम। ये वो ऐतिहासिक पल था जिसने आखिरकार इन लोकल बॉडीज को वो संवैधानिक आधार दे दिया जिसकी मांग इतने सालों से हो रही थी। इस 1992 के एक्ट ने वाकई में गेम बदल दिया। इसने संविधान में नया भाग 9 जोड़ा। और सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ? इसने स्थानीय चुनावों को जरूरी बना दिया। भारत अब सिर्फ एक प्रतिनिधि लोकतंत्र नहीं रहा, बल्कि एक सहभागी लोकतंत्र में बदल गया। अब राज्य सरकारों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उन्हें पंचायती राज अपनाना ही था और चुनाव करवाने ही थे। लेकिन यहीं पर एक कैच है। इस कानून को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, अनिवार्य और स्वैच्छिक। अनिवार्य नियम जैसे हर 5 साल में चुनाव और महिलाओं के लिए रिजर्वेशन, वो तो लागू हो गए। लेकिन असली पावर की बात आई तो वो स्वैच्छिक प्रावधानों में डाल दिए गए, जैसे वित्तीय स्वायत्ता देना या 11वीं अनुसूची के 29 काम पंचायतों को सौंपना। ये सब राज्यों की मर्जी पर छोड़ दिया गया। और यही वजह है कि आज भी राज्य सरकारें असली ऑटोनॉमी देने से कतराती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक और बहुत ही अहम कदम की तरफ, पैसा कानून। देखिए, जो आम पंचायत का कानून था वो सीधे सीधे खास आदिवासी इलाकों में लागू नहीं किया जा सकता था। इसीलिए 1996 में पेसा यानी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट लाया गया। इसका मेन फोकस था आदिवासी आबादी को स्वशासन देना और उनकी जो अपनी पारंपरिक प्रथाएं हैं उन्हें बचाकर रखना।
इस कानून की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें ग्राम सभा को सबसे ज्यादा पावरफुल बनाया गया है। वही सारी गतिविधियों का केंद्र है। पेसा के तहत ग्राम सभाओं को सच में बहुत पावरफुल अधिकार मिले हैं। जंगल की छोटी मोटी उपज का मालिकाना हक हो, जमीन को गलत तरीके से छीनने से रोकना हो, गांव के बाजारों को मैनेज करना हो या फिर नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाना हो, ये सारे अधिकार ये सुनिश्चित करते हैं कि आदिवासी समुदाय अपने संसाधनों की रक्षा खुद कर सकें। खैर, ये तो हो गई स्ट्रक्चर और अधिकारों की बात, लेकिन अब आते हैं सबसे अहम और थोड़े कड़वे सच पर, वित्तीय चुनौती। बिना पैसे के तो कोई भी सिस्टम नहीं चल सकता, सही कहा ना? अगर हम कागजों पर देखें तो पंचायतों के पास पैसे आने के 4 रास्ते हैं। केंद्र सरकार से पैसा, राज्य सरकार से हिस्सा, खास योजनाओं के लिए बजट और उनका खुद का टैक्स कलेक्शन। लेकिन असलियत ये है कि पंचायतों का अपना खुद का टैक्स कलेक्शन बहुत ही कमज़ोर है। वो आज भी पूरी तरह से ऊपर से आने वाले फंड्स पर ही डिपेंडेंट है। और इस डिपेंडेंसी से एक बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी होती है। केंद्र या राज्य से जो भी पैसा आता है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा किसी खास योजना के लिए ही फिक्स होता है। मतलब वो पैसा बंधा हुआ है। अब सोचिए, एक लोकल सरपंच के पास ये फ्रीडम ही नहीं है कि वो उस पैसे को अपने गांव की किसी खास या अर्जेंट ज़रूरत के हिसाब से खर्च कर सके। इस पूरी प्रॉब्लम को हम 3Fs फ्रेमवर्क से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। फंक्शंस यानी काम, फंड्स यानी पैसा और फंक्शनरीज यानी कर्मचारी। जब तक ये तीनों चीजें एक साथ पंचायतों के हाथ में नहीं दी जाएंगी, तब तक स्वायत्तता सिर्फ एक सपना ही रहेगी। और सच तो ये है कि राज्य सरकारों ने आज तक ये तीनों चीजें पूरी तरह से पंचायतों को नहीं सौंपी हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि संवैधानिक दर्जा मिलने के इतने दशकों बाद भी ये पूरा सिस्टम आज भी इतना स्ट्रगल क्यों कर रहा है? इसके पीछे के असल कारण क्या है? आज के समय में कई बड़ी रुकावटें हैं। ब्यूरोक्रेसी का हद से ज़्यादा कंट्रोल, वो बंधा हुआ पैसा जिसकी हमने अभी बात की, और टैक्स वसूलने में पंचायतों की अपनी हिचकिचाहट। लेकिन इसमें सबसे खतरनाक चीज़ है समानांतर निकायों का बनना। कई बार सरकारें पंचायतों को दरकिनार करके योजनाएं चलाने के लिए अलग एजेंसियां बना देती हैं। इससे पंचायतों का अधिकार तो छिनता ही है, साथ ही चुने हुए प्रतिनिधियों का कॉन्फिडेंस भी बिल्कुल टूट जाता है। और अगर हम बुनियादी सुविधाओं की बात करें तो जरा इस आंकड़े को देखिए, 25%। आज भी देश में लगभग 25% ग्राम पंचायतों के पास काम करने के लिए अपना खुद का एक ऑफिस तक नहीं है। आप ही बताइए, बिना एक ढंग की जगह के कोई भी संस्था ठीक से काम कैसे कर सकती है? और आज के इस डिजिटल युग में जहां हर चीज ऑनलाइन है, सिर्फ 20% ग्राम पंचायतों के पास कंप्यूटर की सुविधा है। कंप्यूटर और अच्छे डेटाबेस के बिना प्रशासन की एफिशिएंसी कितनी बुरी तरह प्रभावित होती होगी, ये हम और आप आसानी से समझ सकते हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा के बाद हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आके रुकते हैं। क्या एक सच्चा सहभागी लोकतंत्र वास्तव में पनप सकता है अगर हमारी लोकल संस्थाएं पैसों के लिए पूरी तरह से राज्य सरकारों पर ही निर्भर रहें? हमारे ऊंचे लोकतांत्रिक आदर्शों और ये जो जमीनी वित्तीय सच्चाई है, इसके बीच का ये जो तनाव है ना, यही तय करेगा कि भारत में पंचायती राज का असली भविष्य कैसा होगा। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।